फ्रेंड्स, वेलकम टू अवर क्लास प्रैक्टिस। तो अगर आप यूजीसी सीएसआईआर नेट एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं या इस एग्ज़ाम को देने की सोच रहे हैं, तो सबसे पहले तो आपको ये पता होना चाहिए कि इस एग्ज़ाम को देने के लिए आपकी जो एलिजिबिलिटी क्या है। सेकंड, आपको ये एग्ज़ाम अगर आप क्वालिफाई करते हैं तो आपके लिए आगे कौन कौन से स्कोप हैं। तीसरा, इस एग्ज़ाम का जो पैटर्न है वो कैसा होता है। चौथा, जिस भी सब्जेक्ट से आप एग्ज़ाम दे रहे हैं उसका सिलेबस क्या है। और सबसे पांचवी चीज़ कि इस एग्ज़ाम को क्वालिफाई कैसे करना है। ठीक है, तो चलिए सबसे पहले बात करते हैं इस एग्ज़ाम के बारे में। तो अगर आप यूजीसी सीएसआईआर नेट एग्ज़ाम को दे रहे हैं तो सबसे पहले आपको इसके बारे में जानकारी होनी चाहिए। तो ये जो एग्ज़ाम है ये है जॉइंट सीएसआईआर यूजीसी नेट। जॉइंट क्यों? क्योंकि सीएसआईआर नेट और यूजीसी दोनों मिलकर के इस एग्जाम को कंडक्ट कराते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर जब आप इस एग्जाम के लिए अप्लाई करते हैं तो यहाँ पर आपके पास दो कैटेगरी होती है। सबसे पहले तो होता है जेआरएफ नेट और दूसरा उसके बाद होता है एलएस नेट। ठीक है, तो जेआरएफ नेट जो है वो किसके लिए है? जूनियर रिसर्च फेलोशिप, यानी कि अगर आप रिसर्च फील्ड में जाना चाहते हैं तो आपको जेआरएफ क्वालिफाई होना पड़ेगा। ठीक है, उसके बाद जो आता है आपका सेकंड आता है लेक्चररशिप के लिए। अगर आप लेक्चररशिप में जाना चाहते हैं तो आप जेएलएस नेट के लिए अप्लाई करते हैं। तो यहाँ पर देखने वाली एक बात ये है कि जब आप इस एग्जाम के लिए अप्लाई कर रहे होते हैं तो आपके पास दो ऑप्शन जो जेआरएफ और एलएस का मिलता है। अगर आप जेआरएफ के लिए डालते हैं तो अब आप जो है जेआरएफ भी क्लियर कहलाएंगे और एलएस भी क्लियर कहलाएंगे, यानी कि आप ये दोनों कैटेगरी के लिए एलिजिबल होंगे। लेकिन अगर आप सिर्फ एलएस के लिए डालते हैं तो फिर आप जूनियर लेक्चररशिप के लिए एलिजिबल नहीं होंगे, जूनियर रिसर्च फेलोशिप के लिए एलिजिबल नहीं होंगे। आपको सिर्फ जो होगा लेक्चररशिप का सर्टिफिकेट मिलेगा। ठीक है, तो ये बात हो गई जेआरएफ और एलएस के बीच की डिफरेंस की। अब आगे अगर बढ़ते हैं कि आपकी जो एलिजिबिलिटी है वो क्या होनी चाहिए, तो अगर आप एमएससी प्रीवियस में हैं या फाइनल में हैं या एमएससी क्वालिफाई कर चुके हैं तो आप इस एग्जाम को देने के लिए एलिजिबल हैं। लेकिन एक चीज यहाँ पर ध्यान देना होगा कि अगर आप जनरल या ओबीसी कैटेगरी के हैं तो आपका जो एमएससी है वो कम से मिनिमम 55% मार्क्स जो है आपके परसेंट जो है वो आना चाहिए। ठीक है, और अगर आप एसटी या एससी कैटेगरी के हैं तो वहां पर आपका जो मिनिमम मार्क्स है वो 50% होना चाहिए। किसका? एमएससी का जो रिजल्ट है उसका। जनरल और ओबीसी के लिए 55% मिनिमम है और एसटी एससी के लिए 50% जो है वो मिनिमम जो परसेंट रखा गया है वो है। इसके बाद अगर बात करें एज लिमिट की, ठीक है, तो एज लिमिट की अगर जेआरएफ में देखें तो जेआरएफ में आपकी जो एज लिमिट होगी वो 28 ईयर्स की है। पर यहाँ पर जो आपको कंसेशन भी मिलता है किसके लिए कि अगर आप एसटी एससी या पीडब्ल्यूडी कैटेगरी से आते हैं तो यहाँ पर आपको 5 ईयर्स जो है एक्स्ट्रा मिलेंगे, यानी कि 33 ईयर अगर आपकी एज है तब तक आप जो है जेआरएफ के लिए अप्लाई कर सकते हैं। उसके साथ ही अगर आप ओबीसी कैटेगरी के लिए हैं तो आपको 3 ईयर्स एक्स्ट्रा मिलते हैं, यानी कि आप जो है 31 ईयर की एज तक जेआरएफ के लिए अप्लाई कर सकते हैं। उसके बाद जो है नहीं कर सकते। और जनरल कैटेगरी वालों के लिए आपको 28 ईयर तक का ही एज लिमिट दिया गया है। उसके बात करें, ये तो बात हो गई जेआरएफ की। अगर बात करें लेक्चररशिप की, एलएस नेट की, तो यहाँ पर किसी भी तरह का कोई जो है एज लिमिट नहीं रखा गया है। ठीक है, तो ये हो गया आपकी एलिजिबिलिटी कि आपको एमएससी क्वालिफाई होना चाहिए या आप एमएससी कर रहे हैं तब। और एज लिमिट अगर आप जनरल से हैं तो 28 ईयर्स और अगर आप ओबीसी या एसटी एससी से हैं तो आपको एज लिमिट में थोड़ा कंसेशन मिलेगा। ठीक है, एलएस के लिए किसी भी तरह की कोई एज लिमिट जो है आपके लिए नहीं है। अब अगर बात करें कि ये एग्जाम जो है कब देते हैं, ठीक है, तो आपका यूजीसी सीएसआईआर नेट एग्जाम जो है साल में 2 बार होता है। पहला जो है वो जून के 3rd संडे को कंडक्ट कराया जाता है और जो दूसरा एग्जाम है वो दिसंबर के 3rd संडे को कंडक्ट कराया जाता है, यानी कि आपके पास साल में 2 बार जो है मौका होता है इस एग्जाम को देने का। अब आगे अगर बात करें इसके मीडियम की, तो यहाँ पर आपको 2 मीडियम मिलता है, हिंदी मीडियम और इंग्लिश मीडियम। जब आप एग्जाम के लिए अप्लाई करते हैं और आप हिंदी मीडियम चुनते हैं तो जो आपका क्वेश्चन पेपर होता है वो हिंदी और इंग्लिश दोनों लैंग्वेज में होता है। जबकि जब आप इंग्लिश चुनते हैं तो आपका
जो एग्ज़ाम का जो लैंग्वेज होगा वो सिर्फ और सिर्फ इंग्लिश ही होगा। तो आप अपने हिसाब से जो लैंग्वेज का जो चुनाव है वो कर सकते हैं। तो इसके बाद हम बात करते हैं कि अगर आप LS या JRF एग्ज़ाम क्वालिफाई कर लेते हैं तो आपके पास कौन कौन से स्कोप हैं। ठीक है, तो अगर आप LS क्लियर करते हैं तो आप किसी भी यूनिवर्सिटी या कॉलेज में जो है लेक्चररशिप के लिए एलिजिबल हो जाते हैं। और अगर आप JRF क्वालिफाई करते हैं और कोई रिसर्च फील्ड अगर आप ज्वाइन करते हैं तो आपको रिसर्च फील्ड ज्वाइन करने के बाद फर्स्ट 2 ईयर जो है वो 31,000 जो है आपके रिसर्च के लिए मिलते हैं। पहले 2 साल जो है आपको 31,000 मिलेंगे उसके पर मंथ। ठीक है, उसके बाद आपके जो गाइड हैं अगर वो चाहें आपका रिसर्च अगर आगे बढ़ाना चाहें तो फिर जो फर्स्ट 2 ईयर्स है उसके बाद जब सेकंड 2 ईयर्स और आते हैं तो आपको पर मंथ जो है 35,000 जो है आपके रिसर्च के लिए मिलता है। ठीक है, अगर बात करें अब इसके मेरिट लिस्ट की तो मेरिट लिस्ट यहाँ पर 2 कैटेगरी में बनता है। JRF का जो मेरिट लिस्ट है वो अलग बनता है और LS का जो मेरिट लिस्ट है वो अलग बनता है। ठीक है, अब अगर बात करें इसकी वैलिडिटी की तो आपका जो JRF का जो सर्टिफिकेट होगा वो सिर्फ और सिर्फ 2 ईयर के लिए 2 ईयर्स के लिए जो होगा वैलिड होगा। ठीक है, आपका जो JRF नेट है वो 2 ईयर्स के लिए वैलिड होगा, जबकि LS जो है वो आपका हमेशा के लिए वैलिड रहेगा। मतलब LS की जो सर्टिफिकेट है वो ऑलवेज रहेगी, जबकि JRF की जो है आपको 2 साल के अंदर ही कोई रिसर्च फील्ड अगर आप ज्वाइन करते हैं तो आपको स्टाइपेंड मिलेगा, अदरवाइज आपको स्टाइपेंड नहीं मिलेगा, आपका जो सर्टिफिकेट है वो इनवैलिड हो जाएगा। तो चलिए अब बात करते हैं इसके एग्ज़ाम पैटर्न की। तो अगर आप UGC CSIR नेट एग्ज़ाम मैथमेटिक्स से दे रहे हैं तो उसका एग्ज़ाम पैटर्न क्या होगा, उसका जो सिलेबस क्या होगा वो। ठीक है, तो चलिए सबसे पहले एग्ज़ाम पैटर्न देख लेते हैं। तो यहाँ पर जो आपका एग्ज़ाम होता है वो 3 पार्ट में होता है, पार्ट A, पार्ट B और पार्ट C। ठीक है, तो पार्ट A जो होता है वो आपका जनरल एप्टीट्यूड का होता है, पार्ट B और C जो है आपके जो सिलेबस अभी बताने वाले हैं मैथमेटिक्स का उससे रिलेटेड होता है। ठीक है, तो बात करें अगर यहाँ पर टोटल क्वेश्चंस कितने होते हैं हर पार्ट में, तो पार्ट A में आपके टोटल 20 क्वेश्चन होते हैं, पार्ट B में जो है 40 क्वेश्चन होते हैं और पार्ट C में 60 क्वेश्चन होते हैं। यानी कि आपके एग्जाम में टोटल जो है 120 क्वेश्चंस जो है पूछे जाते हैं। इसके बाद आपको हर पार्ट में कितने मैक्सिमम क्वेश्चन बनाने हैं वो देखते हैं। तो पार्ट A में आपको 15 क्वेश्चन जो है मैक्सिमम बनाने होते हैं, पार्ट B में जो है 25 क्वेश्चन मैक्सिमम है और पार्ट C में 20 क्वेश्चन जो है मैक्सिमम आपको बनाने हैं। यानी कि टोटल आपको 120 में से 60 क्वेश्चन ही अटेम्प्ट करने हैं। तो जिस पार्ट में जितने मैक्सिमम क्वेश्चन दिए हैं आपको उतने ही बनाने हैं। अगर आप ज़्यादा क्वेश्चन बनाते हैं तो आपके शुरू के मैक्सिमम नंबर ऑफ क्वेश्चन ही देखे जाएंगे। फॉर एग्जाम्पल कि अगर आपको पार्ट A में 15 क्वेश्चन बनाने हैं और आपने 15 से ज़्यादा क्वेश्चन बना दिए हैं तो आपके शुरू में जो 15 क्वेश्चन आने वाले हैं मार्क्स सिर्फ उन्हीं में ही मिलेंगे, आगे के जो क्वेश्चन होंगे वो डिस्कार्ड कर दिए जाएंगे। ठीक है, तो आपको जो मैक्सिमम नंबर ऑफ क्वेश्चन है वो ध्यान से बनाने हैं। जितने मैक्सिमम नंबर ऑफ क्वेश्चन है उतने ही बनाने हैं, उससे ज़्यादा नहीं बनाने हैं। और आपको हर पार्ट में क्वेश्चन अटेम्प्ट करना जो है वो ज़रूरी है। ठीक है, उसके बाद अगर मार्क्स की बात करें तो पार्ट A में आपको पर क्वेश्चन जो है 2 नंबर्स मिलते हैं, पार्ट B में जो है आपको 3 नंबर मिलता है और पार्ट C के लिए जो आपका पर क्वेश्चन नंबर जो है वो है 4.75। यानी कि टोटल जो मार्क्स होंगे आपके 200 होंगे। इसके बाद करते हैं नेगेटिव मार्किंग की भी। जी हाँ, आपके एग्जाम में जो है नेगेटिव मार्किंग भी होती है। पार्ट A में जो है 0.5 की नेगेटिव मार्किंग है, पार्ट B में जो है 0.75 की मार्किंग है, नेगेटिव मार्किंग है और पार्ट C में जो है आपकी किसी भी तरीके की कोई भी नेगेटिव मार्किंग नहीं है। लेकिन पार्ट C में आपको एक चीज़ ध्यान देनी होगी कि पार्ट C में जो आपका क्वेश्चन होगा वो किस तरीके का होगा, मल्टीपल आंसर का होगा। यानी कि आपके पास एक क्वेश्चन के एक से ज़्यादा आंसर हो सकते हैं। ठीक है, मान लीजिए कि कोई एक क्वेश्चन है जिसका 2 आंसर सही है, ऑप्शन A और ऑप्शन B। तो अगर आप ऑप्शन A और ऑप्शन B दोनों में सर्कल करते हैं
तो आपको उस एग्ज़ाम में उस क्वेश्चन का नंबर मिलेगा। अदरवाइज अगर आप सिर्फ एक ही ऑप्शन को सही करते हैं तो आपको उसके क्वेश्चन के कोई भी नंबर नहीं मिलने वाले हैं। ठीक है, तो ये हो गए आपके एग्ज़ाम पैटर्न की। ठीक, अब आपको देखना है कि जो आपका सब्जेक्ट है मैथमेटिक्स, उसका सिलेबस क्या है। ठीक है, तो चलिए अब देख लेते हैं कि जो इसका सिलेबस है वो कैसा है। तो आपका जो एग्ज़ाम है, यहाँ पर आपके सिलेबस में 4 यूनिट है, जिसमें से पहली यूनिट जो है उसमें आता है आपका रियल एनालिसिस और लीनियर अलजेब्रा। सेकेंड यूनिट में आपका आता है कॉम्प्लेक्स एनालिसिस, मॉडर्न अलजेब्रा और टोपोलॉजी। इसके साथ ही थर्ड यूनिट में आता है ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन, पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन, कैलकुलस ऑफ वेरिएशन, लीनियर इंटीग्रल इक्वेशन, क्लासिकल मैकेनिक्स और न्यूमेरिकल एनालिसिस। बात अगर फोर्थ यूनिट की करें तो फोर्थ यूनिट जो स्टेटिस्टिक्स का है और एलपीपी का है। तो स्टेटिस्टिक्स जो है आपको नहीं पढ़ना है। अगर आप चाहें तो एलपीपी के कुछ मेथड जो है, ग्राफिकल मेथड हो गए, जो कितने ऑप्टिमल सॉल्यूशन है या फिजिबल सॉल्यूशन है, वो अगर आप देखना चाहें तो बस उतना देख सकते हैं, और अगर चाहें तो एलपीपी स्किप कर सकते हैं। यानी कि यूनिट 4 आप पूरी तरीके से स्किप कर सकते हैं। आपको जो अपने एग्जाम के लिए तैयार करना है वो इन 3 यूनिट्स में से तैयार करना है। तो सिलेबस देखने में तो काफ़ी बड़ा लग रहा है, लेकिन अगर आप स्मार्टली देखें ये एग्ज़ाम पैटर्न में किस यूनिट से कितने क्वेश्चन आते हैं, अगर आप ये जान जाते हैं तो आपको ये पूरी जो 3 यूनिट्स है उसको भी पूरा तैयार करने की ज़रूरत नहीं है। इसमें से कुछ जो यूनिट्स हैं वो ऐसी हैं जो आपके एग्ज़ाम में आधे से ज़्यादा जो है पार्ट जो है कवर कर लेती है। बचता थोड़ा बहुत पार्ट जो है वो यूनिट 2 और यूनिट 3 से आता है। अगर आप अपने एग्जाम पैटर्न को देखेंगे कितने क्वेश्चन किस यूनिट से आते हैं, तो आप देखेंगे कि जो यूनिट फर्स्ट है यानी कि रियल एनालिसिस और लीनियर अलजेब्रा का, ये जो आपका 75% ऑफ जो एग्ज़ाम है वो कवर कर लेता है। बच जाता है जो आपका 25%, वो आपकी यूनिट 2 और यूनिट 3 कवर करती है। तो हम यूनिट 2 और यूनिट 3 को भी पढ़ना है, लेकिन आपको जो फोकस करना है वो कहाँ पर करना है, रियल एनालिसिस पर। तो चलिए हम सबसे पहले अब इसके बाद ये देख लेते हैं कि आपके किस यूनिट में से कितने कितने क्वेश्चन जो है एग्जाम में पूछे जाते हैं, जिससे कि आपको ये क्लियर हो जाए कि अब मुझे इस पूरे सिलेबस में क्या पढ़ना है और क्या छोड़ना है, क्या चीज़ आपके लिए इम्पोर्टेंट है। तो सिलेबस को देख चुके हैं आप, अब देख लेते हैं कि आपके इस सिलेबस में से आपके एग्ज़ाम में कितने क्वेश्चन जो है किस यूनिट में से आते हैं, या कौन सा सब्जेक्ट जो है कितने मार्क्स आपके एग्ज़ाम में आपको देता है। ठीक है, तो सबसे पहले अगर बात करें रियल एनालिसिस की, तो पार्ट बी और पार्ट सी जैसा कि आप जानते हैं कि आपके सिलेबस का है। तो पार्ट बी में रियल एनालिसिस से 6 to 8 क्वेश्चन जो है पूछे जाते हैं। पार्ट सी का जो है 9 to 15 क्वेश्चन जो है रियल एनालिसिस का पूछा जाता है। उसके बाद लीनियर अलजेब्रा जो है, इसमें भी पार्ट बी में 6 to 8 क्वेश्चन आते हैं, और पार्ट सी में जो है 7 to 12 क्वेश्चन जो है लीनियर अलजेब्रा के आते हैं। कॉम्प्लेक्स एनालिसिस का पार्ट बी में 2 से 4 क्वेश्चन है, और पार्ट सी में जो है 4 से 5 क्वेश्चन है। मॉडर्न अलजेब्रा 3 से 4 क्वेश्चन पार्ट बी में पूछे जाते हैं, और 5 से 6 क्वेश्चन जो है पार्ट सी में पूछे जाते हैं। टोपोलॉजी का पार्ट बी में 1 क्वेश्चन आता है, और पार्ट सी में 1 या 2 क्वेश्चन जो है आपके पूछे जाते हैं। ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन और पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन दोनों का ही पार्ट बी में 2 से 3 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। यानी कि ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन के भी 2 से 3 क्वेश्चन होंगे, पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन के भी 2 से 3 क्वेश्चन होंगे। उसी तरह से पार्ट सी में ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन के 3 से 4 क्वेश्चन होंगे, और पार्शियल के 3 से 4 क्वेश्चन पार्ट सी में पूछे जाएंगे। COV और IE यानी कि कैलकुलस ऑफ वेरिएशन और इंटीग्रल इक्वेशन के पार्ट बी में 1 से 2 क्वेश्चन पूछे जाते हैं, दोनों के ही, और पार्ट सी में भी 1 से 2 क्वेश्चन आपके आते हैं। क्लासिकल मैकेनिक्स का पार्ट बी में कोई 1 क्वेश्चन आता है, और पार्ट सी में 1 से 2 क्वेश्चन जो है क्लासिकल मैकेनिक्स के आते हैं। न्यूमेरिकल एनालिसिस का आपका 1 से 2 क्वेश्चन पार्ट बी में, और पार्ट सी में 2 से 3 क्वेश्चन आते हैं। तो इस तरीके से आपके एग्जाम में जो क्वेश्चन का जो डिस्ट्रीब्यूशन है कुछ इस तरीके से है। ठीक है, तो आपने तो देखा था कि पार्ट बी में जो है आपको टोटल कितने क्वेश्चन बनाने होते हैं, 25 क्वेश्चन बनाने होते हैं, और पार्ट सी में जो है 20 क्वेश्चन बनाने होते हैं। तो यहाँ पर अगर देखें तो जो रियल एनालिसिस और लीनियर अलजेब्रा है, आपका 75% जो सिलेबस है या एग्ज़ाम जो है वो यही कवर कर रहा है, पार्ट बी में भी और पार्ट
सी में भी यहाँ पर अगर देखें तो मिनिमम जो है आपके 16 क्वेश्चन है और मैक्सिमम जो है आपके 27 क्वेश्चन है, ठीक है। और यहाँ पर अगर देखें तो आपके 12 से 14 क्वेश्चन जो है पार्ट बी में रियल एनालिसिस और लीनियर अलजेब्रा का आता है, ठीक है। यानी कि आपको जो तैयार करना है सबसे पहले किसको करना है, आपके यूनिट फर्स्ट को पहले तैयार करना है, यानी कि रियल एनालिसिस और लीनियर अलजेब्रा आपका सबसे ज़्यादा स्ट्रांग होना चाहिए, क्योंकि आपके एग्जाम का आधा से ज़्यादा जो कवर कर रहा है वो कौन कर रहा है, यूनिट फर्स्ट कर रही है। उसके बाद अगर आपको ध्यान देना है तो आप किस पर ध्यान देंगे, कॉम्प्लेक्स एनालिसिस, मॉडर्न अलजेब्रा, इनके टॉपिक्स पर ध्यान देंगे। वो भी सारी चीज़ें नहीं पढ़नी है, कुछ खास टॉपिक्स है जिस पर आपको पढ़ाई करनी है, ठीक है, जिसकी तैयारी आपको करनी है। इसके साथ ही अगर आप यूनिट थर्ड की बात करें तो ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन, पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन और कैलकुलस ऑफ एडिशन और लीनियर इंटीग्रल इक्वेशन, या ये जो आपका यूनिट थर्ड है ये फॉर्मूले बेस्ड होते हैं। तो अगर आप फॉर्मूला याद कर लेते हैं तो आपके यहाँ से भी 2 से 3 क्वेश्चन या कम से कम 4 क्वेश्चन जो है आप यहाँ से भी अटेम्प्ट कर लेते हैं। तो आपको सबसे पहले ध्यान देना है कहाँ पर, अपने यूनिट फर्स्ट पर, उसके बाद कॉम्प्लेक्स और मॉडर्न पर ध्यान देना है। उसके बाद अगर आपका इंटरेस्ट है, आपको टाइम मिलता है तो आप यूनिट थर्ड पर जा सकते हैं, ठीक है। तो ये हो गई आपके एग्जाम की पूरी बात। अब आपको क्या करना है, पढ़ाई शुरू करनी है। तो हम शुरुआत कहाँ से करने वाले हैं, देखिए आगे के जो मेरे लेक्चर्स होंगे, मेरे जो वीडियोस होंगे, वो हमारा जो शुरुआत होगा वो फर्स्ट यूनिट से होगा, जिसमें मैं रियल एनालिसिस को लेकर के चलूँगी, ठीक है। पैटर्न देख लिया आपने, एग्ज़ाम का जो सिलेबस है वो देख लिया, लेकिन अब इम्पॉर्टेंट बात ये है कि आपको इस एग्ज़ाम को कैसे क्वालिफाई करना है, आपका जो एग्ज़ाम की जो स्ट्रेटेजी होगी वो कैसी होगी, ठीक है। तो मैं आपको अब इस एग्ज़ाम की तैयारी कराने वाली हूँ, ठीक है। तो आपको क्या करना होगा, सबसे पहले तो हम रियल एनालिसिस से शुरू करेंगे। तो रियल एनालिसिस का जो सिलेबस है वो आपको मैं नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगी, जहाँ से हम उसका जो फर्स्ट टॉपिक होगा वो भी शुरुआत कर लेंगे, ठीक है। तो रियल एनालिसिस में आपका सेट थ्योरी सबसे पहला टॉपिक होता है, उसके बाद सीक्वेंस, सीरीज, फंक्शन, लिमिट, कंटिन्यूटी, डिफरेंशिएबिलिटी और बहुत सारी चीज़ें आती हैं, ठीक है। तो हम शुरुआत कहाँ से करने वाले हैं, रियल एनालिसिस से, जिसमें सबसे पहले कौन होगा, आपका सेट थ्योरी होगा, ठीक है, सेट थ्योरी होगी। अब आपको तैयारी कैसे करनी है, तो इस एग्ज़ाम को क्वालिफाई करने के लिए सबसे पहले तो आप जो कुछ भी पढ़ेंगे उसमें आपका बेसिक क्लियर होना चाहिए, ठीक है। क्या होना चाहिए, आपका बेसिक जो है वो क्लियर होना चाहिए। बेसिक क्लियर करने के बाद आपको क्या करना है, क्वेश्चन की प्रैक्टिस करनी है, ठीक है। अगर आप बेसिक क्लियर रखते हैं, क्वेश्चन की प्रैक्टिस करते हैं, तो ये एग्ज़ाम आपके लिए क्वालिफाई करना थोड़ा इजी हो जाएगा। लेकिन सिर्फ यही 2 चीज़ें आपके काम नहीं आएगी, आपको इसके साथ साथ एक और चीज़ करनी है और वो है ग्रुप डिस्कशन, ठीक है। अगर आप पूरा बेसिक क्लियर करके रखते हैं लेकिन आप क्वेश्चन की प्रैक्टिस नहीं करते हैं, ये पूरा सिलेबस आप पढ़ लीजिए और कहिए मैंने पूरा सिलेबस तैयार कर लिया है, लेकिन अगर आपने क्वेश्चन प्रैक्टिस नहीं की है, पिछले 5 सालों के क्वेश्चन पेपर को सॉल्व नहीं किया है, या इधर उधर से जो भी आपको क्वेश्चन मिलता है अगर आप उस पर प्रैक्टिस नहीं कर रहे होते हैं, तो ये एग्ज़ाम आप क्वालिफाई नहीं कर पाएंगे, चाहे आप कितने भी अटेम्प्ट इस एग्ज़ाम के कर चुके हों, ठीक है। उसके बाद आता है ग्रुप डिस्कशन। तो ग्रुप डिस्कशन से क्या फ़ायदा होता है, तो फ़ायदा ये है कि आप क्वेश्चन प्रैक्टिस कर रहे हैं, बेसिक क्लियर है, ठीक है, लेकिन आपको किसी क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए मैथ्स में जानते हैं एक से ज़्यादा तरीके हो सकते हैं, हर किसी का दिमाग अलग चलता है, हर कोई एक अलग मेथड से किसी भी क्वेश्चन को सॉल्व करता है। तो ग्रुप डिस्कशन से क्या होता है कि आपको किसी एक क्वेश्चन को सॉल्व करने के कितने तरीके हो सकते हैं, आप किस किस तरह से अप्रोच कर सकते हैं, ये सारी चीज़ें जानने को मिलती है। इसके साथ ही आपको ये भी पता चलता है कि आप किस टॉपिक में वीक हैं, आपको कौन सी चीज़ों पर अपने आप पर ज़्यादा ध्यान देना है। तो ये सारी चीज़ें जो है आपकी प्रैक्टिस और ग्रुप डिस्कशन से ही आपकी क्लियर होती है, ठीक है। तो हम क्या करने वाले हैं, नेक्स्ट वीडियो में हमारा जो होगा वो सेट थ्योरी से शुरू होगा, जहाँ पर आपको बेसिक बताया जाएगा। बेसिक बताने के बाद आपको क्वेश्चन प्रैक्टिस भी कराई जाएगी, आपको घर में क्वेश्चन बनाने के लिए भी प्रोवाइड किया जाएगा, जिससे आप घर में भी क्वेश्चन प्रैक्टिस करते रहें। इसके साथ ही आपकी जो भी क्वेरी होगी, कोई भी क्वेश्चन में अगर आपको कोई प्रॉब्लम होती है तो अगर आप वो मुझे बताते हैं तो मैं उसे भी सॉल्व करूँगी, आपकी हर तरीके से मदद करने की कोशिश करूँगी, ठीक है। ग्रुप डिस्कशन भी क्या होगा कि ग्रुप डिस्कशन के लिए आपको क्या करना होगा, ये जो मैं आगे अपने वीडियोस बनाने वाली हूँ अपने दोस्तों के साथ क्या करना होगा,
शेयर करना होगा, ताकि वो भी आपके साथ जो है आगे बढ़ सके। और आप जिस टॉपिक को पढ़ रहे हैं वो भी उसी टॉपिक को अगर पढ़ रहे हैं तो साथ साथ क्या होता है, चीज़ें जो है क्लियर होती जाती है। अगर आपको किसी क्वेश्चन में डाउट है तो आपके फ्रेंड्स या टीचर जो हैं उसे दूर करेंगे, या उन्हें कोई प्रॉब्लम है तो उसे आप दूर करेंगे। तो यहाँ पर जो है ये चीज़ें आपको फ़ायदा करने वाली हैं। ठीक है, तो मेरे साथ बने रहिएगा। मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, और सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन जरूर दबाइएगा, क्योंकि आगे के जो वीडियोस हैं आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल होने वाले हैं। क्योंकि मैं वहाँ से शुरू करने वाली हूँ जहाँ से आपको इस एग्ज़ाम को क्वालिफाई करने की ज़रूरत है। यानी कि सबसे पहले बेसिक आएगा, बेसिक के बाद सारे कॉन्सेप्ट एकदम अच्छे से क्लियर होते जाएंगे। साथ ही उनके लिए भी ये वीडियोस जो हैं वो काफ़ी फ़ायदा करेंगे, जो कई सालों से एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं लेकिन इस एग्ज़ाम को क्वालिफाई नहीं कर पा रहे हैं। तो वो कौन सी गलती कर रहे हैं, अपने आप में क्या चीज़ नहीं ढूंढ पा रहे हैं, क्यों वो इस एग्ज़ाम को क्वालिफाई नहीं कर पा रहे हैं, ये सारी चीज़ें भी एक एक करके मैं आपके साथ डिस्कस करूँगी। ठीक है, तो मेरे साथ बने रहिएगा, चाहे आप एग्ज़ाम की तैयारी अभी शुरू कर रहे हैं या कई सालों से कर रहे हैं। आपके लिए ये चैनल काफ़ी यूज़फुल होने वाला है। मैं पूरी कोशिश करूँगी कि आप इससे सेटिस्फाई रहें। तो थैंक यू, कीप प्रैक्टिस, कीप वॉचिंग एंड सेफ इन योर होम।